नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये टेस्ट 24 का एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा। लाने में इसलिए देर हो गया क्योंकि बीच 15 अगस्त हो गया था और कुछ और काम में बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो गई है आजकल, इसीलिए आपके लिए टेस्ट का वीडियो मैं समय पर नहीं उपलब्ध करवा पा रहा हूँ। 25 टेस्ट जो होगा उसका पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसी दिन उपलब्ध हो जाए। वीडियो अगर आपने इससे पहले के नहीं देखे हैं तो कृपया करके ग्रुप में सभी वीडियो पिन किए हुए हैं, वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। पीटी टेस्ट का 25 टेस्ट होगा। अगला टेस्ट जो आपका वो एंड होगा टेस्ट का। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब आपका पीटी का डेट आ जाए उसके बाद मैं करंट अफेयर आधारित कुछ क्वेश्चंस का सेट आपके लिए ले आऊँ। एमसीक्यू वगैरह का सेट, करंट अफेयर का एमसीक्यू तो मैं आपको करवाऊँगा ही, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिएगा, बस 25 टेस्ट को अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लें। वीडियो के माध्यम से ही रिवाइज़ करने की कोशिश भी कर सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। एक चीज़ और है कि भाई टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। किसी भी टेस्ट का एनालिसिस में 2 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। पहला कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल आए, साइंस से कितने आए, हिस्ट्री से कितना आया, पॉलिटी से कितना आया, ज्योग्राफी से, करंट से कितना आया। अब इसमें आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। जैसे साइंस के मान लीजिए 30 सवाल आए तो उसमें से मान लीजिए आपने 25 अटैम्प्ट किया तो उसमें से अगर 20 सही हुए हैं, 5 गलत हुआ है। इस प्रकार से आप अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, टेस्ट लगाने का पहला पर्पस होता है सेल्फ इवेल्युएशन। सेल्फ इवेल्युएशन कैसे होता है? दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। हमारी जंग अपने ही खिलाफ होती है, दूसरों के खिलाफ नहीं होती है। आपने पहले जितना परफॉर्म किया उससे बेटर अगर आप आज नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। अभी दूसरी परिस्थितियां अलग होंगी, बाकी चीज़ें अलग होंगी। आप अपने साथ कंपेयर कीजिए, अपने साथ देखिए कि मैं प्रगति कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं कि नहीं। इसलिए आप देखिए कितने सवाल आपके सही होते हैं। इसमें वन लाइनर सही हो रहे हैं कि स्टेटमेंट वाले सही हो रहे हैं, कौन से गलत हो रहा है। स्टेटमेंट वाला गलत हो रहा है तो मेरा एनालिटिकल पोर्शन थोड़ा सा वीक है, एनालिसिस मेरा थोड़ा सा वीक है। अगर वन लाइनर गलत हो रहे हैं तो मेरा फैक्ट थोड़ा सा वीक है। इस प्रकार से आपको एनालिसिस करना चाहिए सभी टेस्ट का, और ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये लग रहा हो कि ज़्यादा निगेटिव लग जाता है तो झट से अटैम्प्ट कम कर दीजिएगा। मैं अब कब सवालों के अटैम्प्ट करूँगा। एक्सपेरिमेंट कीजिए 25 के 25 टेस्ट में, जिससे आपको फ़ायदा होगा कि हाँ भाई कौन सा स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। बिहार की कितनी विभूतियों को वर्ष 2024 से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 7 विभूतियां हैं बिहार के। कौन कौन है? तो सुलभ आंदोलन के जनक डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक, पद्म विभूषण और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर सीपी ठाकुर को पद्म भूषण। उसके अलावा पत्रकारिता में अहम योगदान के लिए सुरेंद्र किशोर को दिया गया है पत्रकारिता के लिए। दरभंगा घराना, ये संगीत का घराना है गुरु, दरभंगा घराना संगीत का घराना है। ये दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक राम कुमार मल्लिक जी को दिया गया है। मल्लिक राम कुमार मल्लिक जी को दिया गया है। मिथिला लोक चित्रकला के लिए मधुबनी जिले के पति पत्नी हैं, कौन है? तो शिवन पासवान और शांति देवी पासवान। इन 7 लोगों को प्रदान किया गया है इस बार पद्म पुरस्कार। कृपया करके ध्यान में रखें इन सभी को। पहला का आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार ने 2024 तक कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है? बिहार से कितने लोगों को 2024 तक भारत रत्न मिल चुका है अभी तक? तो 5 लोगों को मिल चुका है, जिसमें डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्लाह खां, कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं। बिहार के गंगा घाट तट पर किस बिहार विभूति को दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा बनाई जाएगी, 243 मीटर ऊंची बनाई जाएगी। सरदार पटेल जी की प्रतिमा कितनी मीटर ऊंची है? 183 है क्या? तो 243 मीटर ऊंची प्रतिमा बनेगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। आजाद शत्रु इनको कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को। भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। निम्न से कौन सा देश चक्रवात अलवारो से प्रभावित हुआ है बंधुओं? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, मेडागास्कर। मेडागास्कर कहाँ है? हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है, बहुत ही गरीब देश है। यहाँ पर अकाल आया हुआ था कुछ दिन पहले और काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। लोग पेड़ के पत्ते खाकर जीवित रहे हैं यहाँ पर। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक की थीम क्या है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका थीम है पुनर्निर्माण विश्वास, यानी कि रीबिल्डिंग फेथ। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 24वीं वार्षिक बैठक का थीम था। इस वाले सेट में पहले ही करंट अफेयर डाल दिए गए थे ताकि आप उसको सही से हल कर पाते हैं कि नहीं ये देखने के लिए। सामान्य तौर पर जो पहले 10 से 15 सवाल होते हैं ना गुरु,
वो ये डिसाइड करते हैं कि आपका आगे का पेपर कैसा जाएगा। अगर आपने पहले के 10 सवालों में कॉन्फिडेंस को नहीं खोया है तो आपका आगे का जो पेपर है वो अच्छा जाएगा, और अगर आपने पहले 10 सवालों में कॉन्फिडेंस खो दिया तो आपका आगे का पेपर अच्छा नहीं जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, कॉन्फिडेंस बना कर रखिएगा। 150 सवालों के पेपर होते हैं, पहले 10 सवालों में कभी नहीं घबराना है। हाल ही बहुचर्चित चंदूबी महोत्सव का आयोजन निम्न से किस राज्य में हुआ है? छठे का आंसर क्या हो जाएगा? ये असम राज्य में ऑर्गेनाइज किया था। असम का एक शानदार सा क्या है तो भाई उत्सव है, और असम के कामरूप जिले में सुरंग चंदूबी झील के पास में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला है कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? गुड़गांव, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, गोवा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये फरीदाबाद में आयोजित किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 8 जनवरी 2024 को फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। उदासीनता के युग में विज्ञान प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच, ये था IISF 2023 का थीम यही था। ओके, भारत का पहला इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में लॉन्च किया गया बंधुओं? तो ये केरल राज्य में शुरू किया गया है, केरल राज्य में लॉन्च किया गया है इसको। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत कितने देश की वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकता है? देखिए, ये जो सवाल है ना, ये मैंने डाला, भले ही है मैंने डाला है, लेकिन एक बार मैं आपको बोलूँगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले भी रैंकिंग देख लीजिएगा। भारत 80वें स्थान पर है अभी के हिसाब से। आपका एग्ज़ाम कब होता है उससे पहले एक बार देख कर जाइएगा। वैसे ये सब इम्पोर्टेंट सवाल में ये वाला नहीं आता है। और भारत के लोग जो हैं, ये 62 देश दुनिया में ऐसे हैं जहाँ पर आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल, यानी पहुँचते ही एयरपोर्ट पर वीज़ा, या तो बिना वीज़े के आप घूम सकते हैं। जैसे नेपाल जाना है आपको, कुछ नहीं चाहिए, आधार कार्ड लीजिए, बॉर्डर पास कर जाइए, कुछ नहीं मांगते हैं वो, है ना। इसका आंसर डी हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के लोग 62 देशों में जा सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कि वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? सेंथिल पांडियन, विजेंद्र नवनीत, उपल कुंडू, जागृत कोटेया। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन नियुक्त हुए हैं भाई? तो सेंथिल पांडियन जो हैं ये भारत के WTO में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये IAS अधिकारी हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के अधिकारी हैं, और वर्तमान में ये यहाँ पर बनाए गए हैं WTO में। और इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। इससे पहले बजेंद्र नवजीत जी थे। बजेंद्र नवनीत जी जो हैं इससे पहले वहाँ के राजदूत थे WTO में भारत के। अब सांथिल पांडियन को बनाया गया है। निम्न से किसने शिवाजी के राज्य को डाकू का राज्य कहा था? छत्रपति शिवाजी का जो राज्य था ना, उसको इस इतिहासकार ने बोला डाकुओं का राज्य है। ये कौन काम कर सकता है? तो स्मिथ काम कर सकता है। ये स्मिथ की कुछ खासी दुश्मनी थी ये मराठा साम्राज्य से। शिवाजी सरदेश मुख वसूल करते थे, सरदेश मुखी वसूली करते थे। कहाँ से भाई? किस तरह से, कितना दर पर वसूल करते थे? सरदेश मुखी और चौथ 2 प्रकार के कर थे जो मराठा प्रशासन में सबसे ज़्यादा प्रचलित था। तो सरदेश मुखी क्या था? तो 1/10 लिया जाता था, यानी कि 10वां हिस्सा आपसे वसूला जाता था। ओके, 1915 में किस समिति ने सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट पेश की थी? दत्ता समिति, मैकगलन समिति, लेटन समिति, पारसी समिति। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ये था मैकगलन समिति था, जिसने सहकारी संस्थाओं पर 1915 ईस्वी में अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। अगला सवाल जो है कि 1858 एक्ट के संदर्भ में आपको बताना है। 1858 एक्ट गलत नहीं होना चाहिए गुरु। क्या है कि राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की मंत्रणा परिषद बनाई गई। भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया, यानी कि पहले 5 यूरोपीय सैनिकों पर 1 भारतीय सैनिक होते थे। 5 यूरोपीय सैनिकों पर 1 भारतीय सैनिक होते थे। सॉरी, उल्टा बोला मैंने। 5 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपीय सैनिक होता था। 5 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपीय, अब 2 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपीय सैनिक होगा। ये अनुपात बनाया गया सेना का, ताकि विद्रोह न हो। भारतीय सैनिक जो हैं उनका रेशियो सही रखा जा सके। दोनों सही है यहाँ पर, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। भील विद्रोह, कट्टूर विद्रोह, रंपा विद्रोह, गडकरी विद्रोह, 1879, 1844, 1818 से 31, 1824। ये सवाल गलत किया है आपने। भील विद्रोह क्या आपको नहीं पता कब हुआ था? किहूर विद्रोह आपको नहीं, किट्टूर विद्रोह नहीं पता आपको कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? रंपा विद्रोह नहीं पता क्या? भील विद्रोह जो है 1818 से 1831 के बीच में हुआ था। कट्टूर विद्रोह कब हुआ था भाई? तो 1824 ईस्वी में हुआ था।
रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1879 में हुआ था। गडकरी का विद्रोह कब हुआ था? तो 1844 में हुआ था। निम्न से किसने सामाजिक सेवा संघ की स्थापना की थी? राम वाजपेयी, शिवदयाल खत्री, नारायण मल्हार जोशी, एनएम जोशी इनको कहा जाता है। हृदयनाथ कुंजरू 16 का आंसर क्या हो जाएगा? नारायण मल्हार जोशी थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में सामाजिक सेवा संघ की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार कीजिए। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन वाले, अलीगढ़ विश्वविद्यालय वाले सर सैयद अहमद खान इस्लाम का पुनर्जागरण करने में, ध्यान से सुनिएगा, वहाबी जो थे, अब थोड़ा सा अंतर यहाँ पर हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में चलते हैं। वहाबी आंदोलन जो था ये इस्लाम को बैक ले जाना चाहता था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस्लामिक जो उदय हुआ था भारत में, इस्लाम के जो लोग थे, मानने वाले लोग थे, उनको पीछे की तरफ ले जाना चाहता था, कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा की तरफ मोड़ना चाहता था। जबकि जो सर सैयद अहमद खान है, क्यों इनकी इज्जत की जाती इतनी ज़्यादा इस्लामिक चीज़ों में, क्यों इतनी इज्जत की जाती? जबकि इन्होंने भारत में हिंदू मुसलमानों को इन्होंने बोला कि एक नहीं रह सकते हैं, इनके विचार आपको उतने प्रशंसनीय नहीं लगेंगे। शुरुआत के इनके विचार बहुत अच्छे हैं, बाद में इनके विचार कट्टरपंथी की तरफ मुड़ गया, लेकिन फिर भी इनको क्यों इतनी इज्जत दी जाती? क्योंकि इन्होंने इस्लाम का पुनर्जागरण करने में, कुरान को वर्तमान संदर्भ में पढ़ने के लिए इन्होंने प्रेरित किया कि आप केवल कुरान मत पढ़िए, उसको विज्ञान के साथ में, आज के समाज के साथ में जोड़ कर पढ़िए। और इस्लाम का मॉडर्नाइजेशन करने में इनका भारत में बहुत योगदान माना जाता है। इसलिए भारत के मुसलमान भी, पाकिस्तान के मुसलमान भी और मुस्लिम जगत पूरी दुनिया में ही सर सैयद अहमद खान जी की बड़ी इज्जत की जाती, क्योंकि इन्होंने इस्लाम का मॉडर्नाइजेशन करने में बहुत अहम भूमिका अदा की थी। इन्होंने एक पत्रिका तहजीब अल अखलाक, सभ्यता और नैतिकता अरबी भाषा में निकाली। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है, डी हो जाएगा। देखिए क्या है कि सर सैयद अहमद खान जी ने 1864 ईस्वी में कोलकाता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, 9 की 74 में। और तहजीब अल अखलाक का प्रकाशन जो है ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? तो इन्होंने एक अरबी भाषा में नहीं बल्कि फारसी भाषा में इन्होंने निकाला था, फारसी में निकाला था। तो कृपया करके इसको ध्यान में रखें, फारसी भाषा में निकाला था। एक कठिन सवाल था आपका। निम्न से किसे बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? तो अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। निम्न से किस प्रसिद्ध पुस्तक में मोहम्मद इकबाल ने पहली बार इनकलाब शब्द का उपयोग किया? अब जैसे देखिए, मोहम्मद इकबाल, आपको कई सारे ऐसे फिगर दिखेंगे ना जो शुरुआत में कुछ और थे लेकिन बाद में कुछ और हो गए। ख़ास तौर से कब के बाद? तो 1909 के एक्ट के बाद। 1909 के एक्ट में ऐसा क्या हुआ था? तो इसमें सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व है उसको अलाउ किया गया था। मोहम्मद इकबाल जो कभी हिंदुस्तान के लिए ऐसे ऐसे गीत उन्होंने लिखा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भगवान श्री राम के लिए लिखा है उन्होंने, क्या क्या नहीं लिखा है इन्होंने। लेकिन बाद में ये आपको मुस्लिम लीग में शामिल दिखेंगे, पाकिस्तान के प्रस्ताव को पास कराते हुए दिखेंगे। सर सैयद अहमद खान जी का भी यही पहले ही बोलते थे, हिंदू मुस्लिम एक भारत माँ की आँख के दो तारे हैं, दो आँख हैं। बाद में इन्होंने बोला कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो कभी बाल गंगाधर तिलक के वकील हुआ करते थे, मुस्लिम लीग के सबसे बड़े विरोधी हुआ करते थे मोहम्मद अली जिन्ना, बाद में मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता बन गए। तो ये आपको विरोधाभास दिखेगा कई सारे जगहों पर, ठीक है। इसको भी ज़रा ध्यान में रखिएगा, इस तरह के विरोधाभास आपको दिखते हैं। क्या है, इनकलाब शब्द का प्रयोग किस में किया था? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बंग ए दर्रा किताब में किया था। 1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट किस वायसराय के काल के अंतर्गत पारित हुआ था? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये कब पारित किया गया था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय किया गया था। ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्मो समाज, ये खुद को अपने आप को बोलते कि हम हिंदू धर्म में नहीं शामिल हैं। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, लेकिन बाद में भारत सरकार ने हिंदुइज्म जो हिंदू धर्म कहलाता है उसमें सबको समेट दिया कि ब्रह्म समाज हो, प्रार्थना समाज हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, सब के सब हिंदू धर्म में ही आते हैं, इन्हीं के रीति रिवाजों से ही चलते हैं। लगभग में सारे एक ही हैं, बस थोड़ा सा विचारों की भिन्नता है अपने देश में। अगला सवाल देखिए क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य यानी कि मित्रता का काल निम्न से कौन सा प्रदर्शित करता है भाई? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा बी, 1916 से 1922 तक, 1916 से 1922 तक खूब, मतलब दोनों एक ही पेट से खाने वाले रहे। बाद में जैसे ही असहयोग आंदोलन इसे ख़त्म हुआ वैसे ही लीग ने दूसरी राह पकड़ ली और उसके पश्चात आपको दिखेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना भी यहाँ से कांग्रेस से दूर होने लग जाते हैं। और पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था कि भाई खिलाफत आंदोलन नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत का मुद्दा नहीं है,
खिलाफत कहाँ पर हुआ था भाई? तुर्की में जो वहाँ का था खलीफा, उसको हटा दिया था अंग्रेज़ों ने। इसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन हुआ था भारत में। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था कि भारत का मुद्दा नहीं है, भारत में नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में आपको दिखेंगे वो कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी हो जाते हैं। महात्मा गांधी निम्न कांग्रेस का अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? सबसे पहले किस में भाग लिया था? 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? उन्होंने कोलकाता अधिवेशन 1901 ईस्वी में भाग लिया था। आयोजित कोलकाता के अधिवेशन में भाग लिया था। इसके अधिवेशन की अध्यक्षता दीनसा वाचा ने किया था। लेकिन बाद में 1916 लखनऊ से मुख्य रूप से गांधी जी ने अच्छे से भाग लेना शुरू किया है। और आपको महात्मा गांधी पर जो मूवी बनी हुई है ना, गांधी मूवी, जो हॉलीवुड की मूवी है जिसमें हॉलीवुड के एक्टर ने ही रोल किया है, उसको ज़रूर देखिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? 23 नंबर सवाल आ गया आपका, बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से पूछा गया है, तो इसमें से मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे। मालवीय जी ने कभी भी उसका समर्थन नहीं किया था, इसका आंसर बी हो जाएगा। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृतायन और सहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे? ये दरअसल में छपरा में सक्रिय रहे थे, छपरा इसका आंसर हो जाएगा। राहुल सांस्कृतायन जी बहुत बड़े हिस्टोरियन भी हैं। इनकी कभी फुर्सत लगे तो एक किताब है वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा, मैंने बहुत बार चर्चा में आपको बताया। वोल्गा से गंगा शानदार किताब है, हिंदी थोड़ी सी क्लिष्ट है लेकिन शानदार है। इनकी किताब है कार्ल मार्क्स इनकी किताब है। और भी बहुत सारी किताब है, 20-25 किताब है। मेरे पास 3 है इनकी किताब, मैंने पढ़ी है, शानदार लेखक रहे हैं। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेरे पंजाब लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। हड़प्पा पुरा स्थल बनावली किस नदी के तट पर स्थित है भाई? इससे भी आसान सवाल होगा। हड़प्पा का जो शहर है बनावली, किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंगोई नदी के तट पर स्थित है, रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन कार्य रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया था। ऋग्वेद में पनी किस वर्ग के नागरिक थे? पनी व्यापारियों को कहा जाता था। 27 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? पनी कहा जाता था व्यापारियों को। निम्न से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निश्चित किया गया है? अब आप तो इसको केवल फैक्ट के तौर पर याद रखेंगे, अब जरा विचार को सुनिए। यज्ञ वेदी का जो माप होता है, या मंत्रों को आपने सुना है कि मंत्रों को निश्चित संख्या में जप किया जाता है। जैसे गायत्री मंत्र अगर आपने जपा होगा तो 108, 111 इस प्रकार से कहा जाता है। और किस किस उंगली पर अगर आप जाप कर रहे हैं तो उंगली का जो माला होता है वो भी अलग होता है। तो ये क्या है? 108 क्या है? ये गणित है। ये क्या है? गणित है। यज्ञ वेदी त्रिकोण होगा या चौकोर होगा? चौकोर होगा तो कितना मीटर लंबा, कितना मीटर चौड़ा होगा? ये भी तो है गणित, रेखा गणित है ये गणित है। 1008, 10,008, 25,000, 26,000 मंत्रों का जाप किया जाता है, ये सब गणित है। सर्कुलर होगा, कितनी दूरी पर पंडित जी बैठेंगे? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन अगर आपने यज्ञ विधान में भाग लिया होगा सक्रियता से, केवल प्रणाम करने नहीं गए होंगे, तो आपको पता होगा कि ये सब कुछ निश्चित होता है। निश्चित आकार, निश्चित माप, निश्चित मंत्रों की संख्या होती है। तो ये सब गणित है। गणित का जन्म भारत में कम से कम यहीं से माना जाता है। ठीक है बंधुओं, हड़प्पा में जो हम पढ़ते हैं इतने बड़े बड़े शहरों का निर्माण किया गया, बिना गणित के हो सकता है शहरों का निर्माण? नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे इतिहासकार बहुत चालाक निकले, उन्होंने हमें केवल पानी 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 बस्ता पढ़ाया कि भाई जल प्रणाली जल प्रणाली जल प्रणाली। इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई हड़प्पा की। हड़प्पा की इंजीनियरिंग शानदार इंजीनियरिंग माना जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर 28 नंबर सवाल पर सुलभ सूत्र में इसका हमें मिलता है। सुलभ सूत्र मैथमेटिक्स की किताब मानी जाती है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न से किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा का क्षेत्र, मालवा कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के ट्राई जंक्शन का इलाका है मालवा। इस पर किसके समय में हुआ था? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? शिशुनाग के समय में हुआ था। निम्न से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल कहा गया है? 30 का आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस में कहा गया है। मुद्रा राक्षस में कहा गया। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस है। अगला सवाल, सल्तनत काल में रावत ए मर्ज की पदवी दी जाती थी। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ये दिया गया इमाद उल मुल्क को, इमाद उल मुल्क को दिया गया। बलबन द्वारा स्थापित दीवाने अर्ज पद पर पहले इमाद उल मुल्क नियुक्त किया गया तथा इसे रावत ए मर्ज की उपाधि भी दी गई। अगला सवाल है कि 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता निवासी था, कहाँ का था? तो उत्तरी अफ्रीका, मोरक्को। मोरक्को कहाँ? मोरक्को
वो नूरा फतेही है ना हीरोइन, वो वहीं की है, मोरक्को की ही निवासी है। अब आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे कि ये कहाँ का था, इब्न बतूता। और ये इब्न बतूता इसने रेहला नामक किताब लिखी है। कौन सी किताब? रेहला नामक किताब लिखी है। अथवन का क्या मतलब होता था? 33 नंबर सवाल है। इसका अर्थ होता था भू राजस्व विभाग, विजयनगर साम्राज्य में। निम्न से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? वेदांत दर्शन मानवीय सोच और समझ की सीमा मानी जाती है कि इससे ज़्यादा मनुष्य सोच ही नहीं सकता है। दुनिया के सभी दर्शन इसके सामने पैर छूते हैं, नतमस्तक होते हैं। वेदांत दर्शन वो दर्शन है। इसकी थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि आपको दिख सकता है, भगवत गीता में दिख सकता है, शंकराचार्य जी के दर्शन में दिख सकता है, और राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन जिनके जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, उनके दर्शन में भी वेदांत दर्शन दिख सकता है। वेदांत दर्शन बहुत ही शानदार दर्शन माना जाता है। कौन से ऐसे दार्शनिक हैं निम्न में से जो वेदांत से संबंधित नहीं हैं? तो अभिनव गुप्त हैं इनमें से। बाकी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य तीनों के तीनों वेदांत के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, जबकि तीनों एक दूसरे का खंडन करते हैं। जैसे शंकराचार्य जी का लगभग में खंडन करने की कोशिश रामानुजाचार्य जी ने किया है। ये क्या है? तो मानव के एग्जिस्टेंस को लेकर कि मानव का एग्जिस्टेंस क्या है, आत्मा परमात्मा क्या होता है, परम सत्ता क्या है, मोक्ष क्या होता है, ये विश्व क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये सब कुछ दर्शन में ही आता है। दर्शन का गणितीय फॉर्मूला और साइंटिफिक फॉर्मूला होता है साइंस, विज्ञान। विज्ञान क्या है? तो कुछ भी नहीं है। दर्शन का विज्ञान क्या है? तो दर्शन का एक साइंटिफिक और गणितीय फॉर्मूला होता है। 34 का उत्तर बी हो जाएगा। अभिनव गुप्त कश्मीर के शैवाचार्य रहे हैं, जबकि शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य जी का दर्शन का संबंध वेदांत दर्शन से है। मॉडर्न एज में आप कह सकते हैं कि इनका तो विवेकानंद जी का। ओके, कभी फुर्सत मिले तो भारतीय दर्शन की इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलॉसफी, एक छोटी सी पतली सी बुक आती है, पढ़िएगा, शानदार बुक है। फुर्सत मिले तो, आप लोग सिलेबस से फुर्सत नहीं होगा। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा है भाई? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नय्यन ने लिखा हुआ है। दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमता का नहीं। यह कथन किसका है? वाकई मूर्खता का स्मारक ही था। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? B.A. स्मिथ ने कहा। मैंने आपको बताया ना कि स्मिथ महोदय को भारत और भारतीय राजाओं से थोड़ी सी एलर्जी लगती है, क्योंकि सभी के बारे में इसी प्रकार का इनका कथन आपको दिखेगा। जबकि दीन इलाही क्या था? अकबर ने कोशिश किया कि भारत में अगर किसी भी राजा को शासन करना है, तो मध्यकाल की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं, तो उसको हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में एक समन्वय की नीति को अपनाना पड़ेगा। और समन्वय किस प्रकार से हो सकता है? तो धार्मिक समन्वय भी स्थापना करना पड़ेगा। इसके लिए उसने एक नया पंथ शुरू किया, दीन इलाही पंथ। ठीक है, दीन इलाही, जिसमें क्या था भाई कि जिसमें हिंदू धर्म के कुछ लक्षणों को शामिल किया, इस्लाम के कुछ लक्षणों को शामिल किया, और बोला कि आज से आप लोग भी इस धर्म को अपनाइए। लेकिन वो सम्राट होते हुए भी ज़्यादा लोगों को अपना नहीं पाया भाई, ज़्यादा लोगों को स्वीकृत नहीं करवा पाया उस धर्म में। क्यों? क्योंकि उसने बलपूर्वक कोशिश नहीं की। नहीं तो भारत का बादशाह था, एक दिन फरमान जारी करता है, कल से सब लोग दीन इलाही मानेंगे, नहीं मानेंगे लटका देंगे, तो सब मानने लग जाते। लेकिन इस प्रकार का अकबर था नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? 37 का आंसर हो जाएगा छपारा। हजारीबाग जेल से किसने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला था? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ये इनका नाम था राम वृक्ष बेनीपुरी। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया? बिहार स्पेशल के काफ़ी सवाल थे इसमें गुरु, गया में आयोजित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? 40 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 40 का आंसर हो जाएगा बी, बलदेव सहाय जी। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, उत्पादित की जाती है, जहाँ पर आपने सुना है ना, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, एक डैम बनाया जा रहा है जिससे 10,000 मेगावाट या 10 मेगावाट या 20 मेगावाट के बिजली का उत्पादन होगा। तो जहाँ पर बिजली उत्पादित होती है बड़े लेवल पर, वहाँ पर मेगावाट शब्द का उपयोग किया जाता है। एक डाइन CGS पद्धति में बल का मात्रा किसके बराबर होता है? 42 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ये बराबर होता है 10 की पावर -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का। 1 किलोग्राम घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट प्रति घंटा का मान कितना होता है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका होता है 3.6 × 10 की पावर 6। तेल का एक बैरल निम्न से लगभग कितना होता है? एक बैरल में कितने लीटर तेल होते हैं, ये पूछा गया है आपसे। 44 का आंसर हो जाएगा 159 लीटर। ये PYQ है, ये PYQ है। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा ना कि एक बैरल तेल की कीमत में उछाल, एक बैरल तेल की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है, तो वही बैरल का माप आपसे पूछा गया है।
निम्नलिखित नेताओं से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगारा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वो अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। ये किसने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगारा हूँ? ये कहा था श्रीमान एनी बेसेंट जी ने, श्रीमती एनी बेसेंट जी ने कहा था। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, है ना। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिका भी चलाई है इन्होंने। ये निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन गांधी जी द्वारा 1909 में लिखी गई हिंद स्वराज के बारे में सत्य है? हिंद स्वराज किताब आपने पढ़ी है, 50 रुपये की मात्र आती है, बहुत ही पतली सी किताब होती है और प्रश्नोत्तरी के मतलब फॉर्म में लिखा गया है, प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में लिखा गया है इसको। शानदार किताब है, अद्भुत किताब है। अगर आप किताब पढ़ने की शुरुआत भी करना चाहते हैं तो रामचंद्र गुहा की जो दोनों किताब है, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू, हिंद स्वराज, स्प्रिंगिंग टाइगर, मैं नास्तिक क्यों हूँ, इन सब किताबों से शुरुआत कीजिएगा। थोड़ा सा सोच समझ भी बनेगा आपका। किताबों में खुद को ढूंढिए, अच्छा लगेगा आपको। डायलॉगबाजी नहीं कर रहा हूँ। किताब पढ़ने की आदत बहुत अच्छी आदत होती है। आप लोगों से अलग हो जाते हैं। बाकी लोग जो चीज़ सोचेंगे समझेंगे, आपकी सोच और समझ उससे अच्छी हो जाएगी। चुप रहना आप सीख जाएंगे, सुनना सीख जाएंगे, समझना सीख जाएंगे। निम्न से कौन से कथन गांधी जी द्वारा 1909 में लिखी गई हिंद स्वराज के बारे में सत्य है? हिंद स्वराज भारतीय राष्ट्र की एक सभ्यतापरक संकल्पना प्रस्तुत करती है। हिंद स्वराज यह स्पष्ट करती है कि भारतीयों की दुर्दशा में सुधार के लिए संसदीय लोकतंत्र आवश्यक था। हिंद स्वराज यह तर्क देती है कि औद्योगिक पूंजीवाद समाज की अनैतिकता के लिए उत्तरदायी था। मतलब उद्योग धंधे जो हैं, इस समाज में जो अनैतिक प्रथाएं चली हैं, इसके लिए क्या पूंजीवाद जिम्मेदार है? ये तीनों कथन है गांधी जी के। अब आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3 सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज लिखा था। इसमें उन्होंने ऐसे आत्मनिर्भर ग्रामीण गणतंत्र और सामाजिक आदर्श के बारे में लिखा जहाँ पर ऐसे लोग निवास करते हों जिनका जीवन स्वविनियमित हो। यह पुस्तक भारतीय राष्ट्र की सभ्यतापरक संकल्पना का भी बारे में बताता है और ये सब कुछ बताता है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए हिंद स्वराज के बारे में। गांधी जी के स्कूल का नाम पूछ लिया था गुरु, इसलिए ये तो पूछ ही सकता है। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है त्रिष्टुप। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिष्टुप है, 4253 बार है। इसके बाद गायत्री छंद है जो 2467 बार है। जगती छंद है 1358 बार प्रयोग किया गया है। गायत्री छंद में सबसे कम 24 शब्द तथा जगती छंद में सर्वाधिक 48 शब्द होते हैं। अनुसुष्ट महाकाव्यों का प्रधान छंद होता है जिसको बार बार दोहराया जाता है। गायत्री तो आपको पता ही होगा, हम लोगों का जब जनेऊ संस्कार हुआ तो कान में गायत्री मंत्र हमारे गुरुदेव जी ने दिया था। तो ये आपने गांव घर में रहे होंगे तो देखा होगा। अगला क्या है? सूची को मैच करना है आपको, सूची 1 को सूची 2 से। हड़प्पा संस्कृति के स्थानों से प्राप्त वस्तुएं और उसको आपको मैच करना है संभव स्रोत कौन सा है, कहाँ से कौन सा चीज़ मिला है। जैसे तांबा, शंख, लाजवर्द, मणि और स्वर्ण, ये कहाँ से मंगाए जाते थे हड़प्पा में? दक्कन, राजस्थान, कच्छ और अफगानिस्तान। तो इसको ज़रा मैच कीजिए। आसान सवाल था ये, कठिन सवाल बिल्कुल भी नहीं है। आसानी से इसको आप मैच कर सकते हैं कहाँ से कौन सा आया है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 का 2 हो जाएगा, यानी कि तांबा राजस्थान के खेतरी के खानों से मंगाया जाता था। शंख कहाँ से? तो ये कच्छ से मंगाया जाता था, शंख आज भी होते हैं। लाजवर्द मणि कहाँ से? तो ये अफगानिस्तान में आज भी होते हैं। अफगानिस्तान में आज भी तरह तरह के स्टोन और ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, फल, ड्राई फ्रूट्स और मणि माणिक के लाजवर्द मणि वगैरह, ये सब अफगानिस्तान में आज भी खूब अच्छे हैं। और आपको पता होना चाहिए तालिबान जो है वो पाकिस्तान से अच्छी तरीके की सरकार चला रही है वहाँ पर अफगानिस्तान में, अच्छी इकॉनमी बन रही है उसकी। करप्शन जीरो है अफगानिस्तान में, क्योंकि करप्शन करने वाले को सीधा उड़ा देते हैं वो, है ना। तो इसको भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। और बाकी सोना कहाँ से भाई? तो सोना कोनार के खान से, कर्नाटक दक्कन का इलाका हो गया। पार्श्व निर्ग्रंथ मखलीपोत गोसाल आजीवक संप्रदाय, अजीत केस कंगमली बौद्ध संप्रदाय। निम्न युग में विचार कीजिए कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। 49 का उत्तर बताना है। और ये इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं गुरु, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर में से सवाल दिया है मैंने। मखलीपुत्र गोसाल का नाम सुना है आपने? आजीवक संप्रदाय के हैं वो। 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर गलत है। मखलीपुत्र गोसाल जो है, मखलीपुत्र गोसाल, इनका क्या खासियत है? आजीवक का मतलब क्या होता है?
आजीवक का मतलब होता है कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, हमारे कुछ करने से कुछ फर्क थोड़ी न पड़ने वाला है, जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा हमको। तो ये इसका मूल आधार होता है अक्रियावाद और नियतिवाद, मतलब कि नियति पर सब कुछ छोड़ देंगे, है ना। और केस कम्बलिन जो हैं, अजीत केस कम्बलिन जी, ये भौतिकवादी विचारधारा के आचार्य हैं। तो सबसे अच्छा तो मुझे मखलीपुत्र गोसाल जी का लगता है कि जो होना होगा वो होके रहेगा, हम बस नियत मात्र पे रहते हैं, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलेगा ही, जो नहीं लिखा है वो नहीं मिलेगा, जो मेहनत करता है वो भी मरता है, जो पढ़ता है वो भी मरता है, जो मूर्ख रहता है वो भी मरता है। सबसे अच्छा विचारधारा इन्हीं का मुझे लगता है कि जो भाग्य में है वो मिलेगा ही, हालांकि कर्मों में विश्वास करना चाहिए आपको। ऋग्वेदिक काल में जो एक अधिकारी एक बड़ी चारगाह पर नियंत्रण रखता था, वह किस नाम से जाना जाता था? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वज्रपति, इसको कहा जाता था। निम्न से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचरांग सूत्र, सूत्र कुर्दंग और बृहत कल्प सूत्र। कौन सा एक आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? 51 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थेरी गाथा भाग नहीं है। थेरी गाथा भाग, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है, ना कि जैन ग्रंथ। निम्न से कौन सा कथन बलवन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियाबते खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ किया, इक्तादारी प्रारंभ किया, उसने तुर्काने चहलगामी का प्रभाव समाप्त कर दिया, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, लौह और रक्त की नीति यही तो उसने किया था कि भाई तलवार है, वो भी नंगी तलवार रखता था, वो मियान में भी नहीं रखता था, उड़ा देंगे हम, इस तरह का चीज़ है ना। इक्तेदारी किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा गुरु? 52 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, यहाँ पर गलत है। इक्तादारी प्रणाली क्या था भाई? जैसे भारत राज्य है अभी, इसी का छोटा स्वरूप, जैसे बिहार राज्य है हमारा, ये एकता हो गया, यूपी राज्य है अपना, तमिलनाडु अपना राज्य है, और एक नागालैंड राज्य है, ये सब एकता हो गए। इसी का छोटा स्वरूप, लघु स्वरूप यही क्या था? इक्तादारी प्रणाली थी, ठीक है। इक्तादार का शासक इक्तादार होता था, इक्तेदारी का। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्न से कौन था? तुगलकों का अंतिम शासक। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? नसीरुद्दीन महमूद था। किस शासक ने गज बेटक की उपाधि धारण की थी? 54 का आंसर क्या हो जाए? गज बेटक की उपाधि किसने धारण की थी? देवराय द्वितीय जी ने धारण किया था। देवराय द्वितीय इनका नाम है, जरूर नाम याद रखिएगा इनका, गज बेटक। गुजरात के स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाला कौन था? गुजरात की स्वतंत्र सत्ता किसने स्थापित की थी भाई? तो जफर खान ने स्थापित किया था। एक आंसर हो जाएगा 1391 ईस्वी में। 1391 में इसको वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया। बाद में इसने क्या बोला कि भाई जब तैमूर का आक्रमण हुआ तो इसने बोला कि हम ही यहाँ के शासक हैं। मुस्लिम काल में दिल्ली में तख्त पर बैठने वाला विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलों के बीच तक इस हिंदू राजा ने बीच में एक बार दिल्ली की सल्तनत हथिया ली, और बहुत ही नॉर्मल से भी नॉर्मल बैकग्राउंड से आने वाला ये शासक अपने राजनीतिक और अपने कौशल के आधार पर राजा बना था ये, और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि प्राचीन हिस्ट्री में आपको भारतीय हिंदू सम्राटों की उपाधि दिखेगी आपको। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा हेमू, नाम है इसका, हेमू, है ना। निम्न से कौन 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में दासकूट आंदोलन से संबंधित था? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? तो पुरंदर दास इसमें शामिल थे। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक भी माना जाता है। हरिदास संप्रदाय के स्थापना से पूर्व एक व्यापारी थे, उन्हें लोग श्रीनिवास नायक के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक 16वीं शताब्दी में दासकूट आंदोलन जब चला तो उसमें शामिल हुए थे। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें, घटनाओं का सही कालक्रम में लगाएं। प्रांतों का गठन, घोड़े को दागना, मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन, जजिया की समाप्ति, इन सभी को आपको मैच करना ईयर के हिसाब से। इसीलिए मैंने आपको बार बार बताया एक ही चीज़, आप ऊब भी जाते होंगे कि मास्टर एक ही चीज़ बोलता रहता है। इतिहास हमेशा क्रम में पढ़िए, क्रम में पढ़ने की चीज़ इतिहास होती। दरअसल में सारे ही सब्जेक्ट क्रम में पढ़ना चाहिए आपको, शुरू से शुरू करके अंत तक जाइए, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे के बाद जुड़ा होता है। इतिहास तो खास तौर से आपको समझ में ही नहीं आएगा भाई कि अचानक से औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हो गया। शाहजहां के काल से शुरू हुआ था इकोनॉमिक डाउनफॉल उसका। इसलिए इतिहास को थोड़ा सा सीक्वेंस से पढ़िएगा, मज़ेदार भी लगेगा। जो लोग बोलते हैं इतिहास बोरिंग है, वो कभी जीवन में सीक्वेंस से पढ़ते ही नहीं है। जजिया की समाप्ति 1564, घोड़े को दागना 1574, क्यों दागा जाता था घोड़े को? पहचान के लिए।
मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन 1575, मनसबदारी 1575 और प्रांतों का गठन 1580। ठीक है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। मुकरब खान एक अभिजात व्यक्ति किस मुगल सम्राट का अत्यंत प्रिय पात्र था? किसका था भाई प्रिय पात्र? तो जहांगीर का प्रिय पात्र था। प्रणोद और आवेग के बीच अनुपात की इकाई निम्न से किसके समान होती है? प्रणोद और आवेग के बीच में अनुपात की इकाई किसके समान होती है ना? थ्रस्ट एंड इम्पल्स के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 का आंसर हो जाएगा ए, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कहा जाता है इसको। निम्न भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशि या राशियाँ हैं? केवल आवेग और दाब, आवेग, तापमान और दाब, गुरुत्वीय विभव, कौन सी सदिश राशि हैं या राशियाँ? सदिश यानी कि जिसका डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। 61 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल आवेग, केवल और केवल आवेग। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन ध्वनि तरंग के विषय में सही है? दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ध्वनि तरंगे दबाव उत्पन्न करती हैं, ध्वनि तरंगे प्रेशर उत्पन्न करती हैं। कौन सा कथन सही होगा? 62 का। साइंस में आपके पिछली बार भी स्टेटमेंट वाले सवाल दिखे हैं, इसलिए इसको ज़रा हल कीजिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही, दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। एक ऊंचे स्प्रिंग बोर्ड से गोता मारने वाला एक खिलाड़ी नीचे पानी में घुसने से पहले विभिन्न प्रकार का अभ्यासों को संपन्न कर सकता है। निम्न से कौन सा प्राचल गिरने के दौरान स्थिर रहेगा? खिलाड़ी का रैखिक संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्लेयर, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेयर, काइनेटिक एनर्जी उसका स्थिर रहेगा या एंगुलर मोमेंटम उसका स्थिर रहेगा? कौन सा चीज़ उसका स्थिर रहेगा ये पूछा गया है। अगर आपने ओलंपिक गेम देखा होगा तो देखा होगा खिलाड़ियों को अलग अलग प्रकार से घूम के डायरेक्ट गोता लगाते हैं वो पानी में, उसी के बारे में आपसे पूछा गया है। बिल्कुल ही 100% एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछा गया है। खिलाड़ी का जो एंगुलर मोमेंटम है उसका कोई काम नहीं, वो स्थिर रहेगा यहाँ पर। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। जब एक गेंद फर्श पर गिरती है तो उछलती है, वह क्यों उछलित होती है? आपने गेंद को फर्श पर पटका है, वो ऊपर उठती है ना, क्यों ऊपर उठती है? ये सवाल पूछा गया है आपसे। अगर आप इसको कठिन बोलेंगे तो ये गलत बात हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ड्यूरिंग द इम्पैक्ट द फ्लोर एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द बॉल, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर लगेगा। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सभी क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है और उसी के समान ही होती है। इसलिए जब बॉल फर्श पर फोर्स लगाएगा तो फर्श भी बॉल पर फोर्स लगाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आपको इसमें क्या बोला गया है ये मैच करना है आपको। मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के सवाल हैं, कृपया करके इनको ज़रूर सॉल्व करें। अगर सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कान खोलकर सुन लो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। पछताएंगे अगर आप मैथमेटिक्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो। एग्ज़ाम में ये आपके पास और फेल को डिसाइड करते हैं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। PYQ में आज तक जितने पूछे गए हैं और टेस्ट जितने आपने लगाए हैं उन्हीं को अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो भी आपका वहाँ पर रीजनिंग ने एक भी गलत नहीं होगा। तो रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले PYQ, पहले प्रीवियस ईयर, फिर टेस्ट। सारे टेस्ट ढूंढ कर टेस्ट को लगा लीजिएगा। और भी कोई टेस्ट हो तो उसमें से भी गणित के और रीजनिंग के सवाल हल करने हैं, बहुत आसान होते हैं। मैथमेटिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, ठीक है, बस उसको आप हल करना आना चाहिए। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होता है। जीवधारी जो होते हैं सभी के वृद्धि में सहायक होता है क्या नाइट्रोजन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 75 नंबर सवाल है और इसका आंसर तो सभी लोगों ने निकाल लिया होगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है यहाँ पर। निम्न से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चालकता आपसे पूछा गया है। कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? हीरा, चांदी, ग्रेफाइट, लकड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, चांदी की। लेकिन चांदी की तार क्यों नहीं घर में लगाते हैं? बहुत महंगा होता है गुरु, चांदी की तार लगाना बहुत महंगा होता है, इसलिए नहीं लगाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। परमाणु अभाज्य है या निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो डाल्टन ने थ्योरी दिया था। 77 का आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। या 1803 में दिया था, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। बाद में ये सब थ्योरी गलत हो गए थे। किसी द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? 78 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अपकेंद्रीकरण का उपयोग किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग किया जाता है।
निम्न से कौन सा एक भौतिक प्रक्रम है? खान का पाचन, धातु का संक्षारण या जंग लगना, एक अम्ल से हाइड्रोजन का उत्पादन, आयोडीन का ऊर्ध्वापतन होना। क्या बोला गया? एक भौतिक प्रक्रम है, यानी कि फिजिकल प्रोसेस है। कौन सा एक फिजिकल प्रोसेस है? जो कौन सा इसमें से केमिकल प्रोसेस है तो वो निकाल लीजिए, तो फिजिकल वाला अपने आप निकल आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन का ऊर्ध्वापतन जो होता है, इसमें कोई भी केमिकल प्रोसेस विद्यमान नहीं होता, ये संपूर्ण रूप से फिजिकल प्रोसेस होता है। निम्न से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? 80 का आंसर क्या हो जाएगा? 80 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2882। जो धातु वाले एलिमेंट होते हैं उनके अष्टक इसी प्रकार से सजाए जाते हैं। निम्न से कौन एक तत्व की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है? अभिक्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी उनकी कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, उसको आपको क्रम में लगाना है। कितनी बार आपको बताया कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना? तो आप देखिए इसमें से ज़रा मैच कीजिए, पोटेशियम है भी कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सोडियम हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आपका कोबाल्ट आ जाएगा, Ca आ जाएगा। यहाँ पर Cu होगा, Cu होगा, Cu होगा, Ca नहीं होगा, Cu होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। चूने के पानी में CO2 गुजारने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? 82 का आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद रंग का प्राप्त होता है। वर्णन युक्त और प्रकाश प्रवर्तक कोशिकाएं हैं, कौन से हैं? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है कोमेटोकोर। कोमेटोकोर वर्ण युक्त और प्रकाश प्रवर्तक कोशिका होती है। उभयचर, मछली, सरीसृप, जानवरों में एक विस्तृत श्रृंखला में पाए जाते हैं इस प्रकार की चीज़ें। पीता पेन जिनको कॉर्पस ल्यूटम, जो कॉर्पस लूटियम होता है, कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहिता है? कहाँ पर पाई जाती है ये? मुख्य रूप से ये अंडाशय में पाया जाता है। कॉर्पस लूटियम इसको कहा जाता है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आपने अगर 68 और 69 का पेपर देखा होगा, इस प्रकार के जो कठिन सवाल होते हैं वो 2 से 3 साइंस में डाले जाते हैं। अगर ये आपका गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपने एक सीख लिया है, इतना ध्यान में रखिए। इस प्रकार के सवाल आपके टेस्ट में गलत होंगे ही। कोई वैज्ञानिक थोड़ी ना है कि सारा का सारा, कोई बायो बैकग्राउंड थोड़ी ना कि सारा रट ही लें। आपको मैक्सिमम चीज़ें टेस्ट से और MCQ से तैयार करना पड़ेगा। विज्ञान में फैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनको भी नहीं आता होता है। आपको हकीकत बता रहा हूँ, साइंस बैकग्राउंड और नॉन साइंस बैकग्राउंड का रत्ती भर का फ़र्क होता है कंपटीशन वाले एग्जाम में, क्योंकि फैक्ट तो वो भी नहीं रटते हैं ना इतना ज़्यादा। विज्ञान में फैक्ट इतना थोड़ी नहीं रटना होता है 11th 12th में। बायो वाले थोड़े बहुत रटते भी हैं, बाकी फिजिक्स के बाद मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के जितने नहीं रटते हैं। इसको बस याद कर लीजिएगा, और इस प्रकार के सवाल जब NCERT MCQ में करते हैं तो उसको याद कर लिया कीजिए। ओके। निम्न से किस प्रकार के संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होता है? 85 का आंसर क्या हो जाएगा? एडिपोसाइट में ये संग्रहित होता है। पौधों के पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 86 का आंसर हो जाएगा C, कैरोटीनाइड। निम्न से कौन सा एक कथन सही है? सभी प्रोटीन प्रकीर्णन एंजाइम है। प्रकीर्णन का मतलब ही होता है एंजाइम, इंग्लिश में इसको एंजाइम कहते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन है, कोई भी एंजाइम प्रोटीन नहीं है, कोई भी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। 87 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। सभी जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन ही होता है। एंजाइम का मुख्य काम क्या होता है? एंजाइम का मुख्य काम होता है आपके शरीर में पाचन में सहायता करना। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें एंजाइम क्या करती है? उसके पाचन में सहायता करती है। तो सभी जो एंजाइम होते दरअसल प्रोटीन ही होते हैं वो, ठीक है, सभी एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रकीर्णन एंजाइम का हिंदी है, एंजाइम को हिंदी में प्रकीर्णन कहा जाता है। आपने आज ही सुना होगा, मैंने भी जब इस क्वेश्चन को तैयार किया तब मैंने भी जीवन में पहली बार ही सुना था, ठीक है। ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत है। जो ग्लूकोज निम्न से किस प्रकार का अणु होता है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये। जब एक दिन या 2 दिन से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तथ्य कहलाता है। ये हिंदी में मिसटाइप है, यहाँ पर दिन नहीं जीन होगा, देखिए यहाँ पर जीन लिखा हुआ है इंग्लिश में। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहा जाता है बहुप्रभाविता। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको कहा जाता है बहुप्रभाविता। 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों के एक साथ किसी जीन द्वारा नियंत्रण करने के गुण को बहुप्रभाविता कहा जाता है। ये क्वेश्चन गलत था यहाँ पर हिंदी में। जीवों आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों से आनुवांशिक लक्षण संतान में कैसे ले जाए जाते हैं? तो क्रोमोजोम्स के द्वारा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने का प्रत्यय भारतीय संविधान के रचयिताओं ने अभिग्रहण किया है। संघ जो राज्यों को निर्देश देती है, यूनियन गवर्नमेंट राज्यों को, ये किसके संविधान से हमने लिया है? 91 का आंसर क्या हो जाएगा? 1935 के संविधान से लिया है। सूची को मैच करना है आपको। विशेष राज्यों के लिए जो कुछ प्रावधान किए गए हैं उसको आपको मैच करना है कि कौन कौन से प्रावधान किसके लिए किए गए हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा 2, 4, 1, 3। 371 क है नागालैंड के लिए,
और 371 ख है आपका असम के लिए, और 371 ग है मणिपुर के लिए, और घ है आपका आंध्र प्रदेश के लिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? 93 का आंसर क्या हो जाएगा? विशुद्ध रूप से फैक्चुअल सवाल है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 57। लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? तो लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य जो हैं ये मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे, अविश्वास पर, तब जाकर प्रस्ताव आएगा। ठीक है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? 95 का आंसर क्या हो जाएगा? वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को देती है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? तो संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। राज्य सचिवालय के प्रशासन मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियाँ, जितनी भी डॉक्यूमेंट फाइल जाती हैं, किसके माध्यम से भेजी जाती हैं? तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जाती हैं, राज्य मंत्रिमंडल को या केंद्र के मंत्रिमंडल को। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये विधानसभा के द्वारा किया जाता है। आपने सुना होगा कि बिहार विधानसभा के सदस्यों ने अपने ही लिए खुद से ही वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा और खुद ही से पास करवा लिया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 99 है कि किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो 99 का आंसर हो जाएगा डी। बिल्कुल दोनों ही गलत है यहाँ पर। मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, न कि राज्यपाल के द्वारा, और मुख्य सचिव का कोई कार्यकाल नियत नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा राज्य भारत की उत्तरी क्षेत्र परिषद का सदस्य नहीं है? अलग अलग क्षेत्रीय परिषद बनाए गए हैं। कौन सा राज्य उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है उत्तर प्रदेश, इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। बाकी के 50 सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। उसके अभी बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है, किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो गई है, हद से ज़्यादा। मुझे ही पता है मेरा काम प्रभावित हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको मैनेज कर दूंगा अगले 5 से 7 दिनों में सारा कुछ। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो अभी 100 सवालों पर रुकिए, 50 सवाल मैं आपको जल्द ही करवा दूंगा। ओके।